जब हमारे वज़ीर आला साहब उर्दू ज़बान में अपने दफ्तर के बाहर बोर्ड उर्दू ज़बान में लगाने से भी हिचकिचाएंगे तो हाल तो यही होगा। पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों के साथ जो वादा किया गया कि आपको 1 लाख नौकरियां देंगे, तो कहाँ हैं नौकरियां? ये बताइए कि महराज मलिक जो है अब उससे मिले कुटवा जेल में, अभी लगभग 6 महीने हो रहे हैं शायद, तो वो अभी भी अंदर हैं। उनका बजट पेश हुआ, बजट पे क्या बात थी, हम उनसे क्या चाहिए था वहाँ पे, उस पर तो आप लोगों ने बातें उठाई, लेकिन सीएम साहब ने कुछ नहीं कहा उस पर, या एनसी पार्टी ने कुछ नहीं कहा उसने। ये कम से कम हमारा ये मानना है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब एक ऑल पार्टी मीटिंग कर सकते थे, या इस वक्त एक ऑल पार्टी जो है, एक डेलीगेशन जो है, कम से कम कुटवा जेल भेज सकते थे डीजी साहब को लिख के कि हमें मुलाकात वहाँ पे दे दीजिए, और कम से कम उसके साथ बात होती। कम से कम वो हमारा जो ऑनरेबल मेंबर, हमारा जो साथी है, वो एलिनेटेड महसूस नहीं कर रहा। लेकिन जो आपने बात की, जो बीजेपी के लीडर हैं जावेद कुरैशी, आपने पूछा कि उस किस बेस पे उसको हट मिला है वहाँ पे? क्या उस क्वार्टर की जो बिजली जो है, उसका जो बिजली कनेक्शन है, क्या वो बिजली फीस वहाँ भरते हैं? तो जवाब आया कि 5 लाख रुपए जो है वाजिब अदा है। 5 लाख रुपए फेल्ड पॉलिटिशियन को, एक जोकर को, अगर आप उसको जो है कम से कम 30-40 लाख रुपए जो है उसके पास रेंट बकाया है, इस वक्त वाजिब अदा है, उसके पास 5 लाख रुपए जो है बिजली फीस उस हट का बकाया है। तो मुझे बताइए, एक पढ़ा लिखा जो हमारा बेरोज़गार नौजवान बेचारा है, उसके लिए आपके पास जो है क्या 1000 रुपये नहीं है? जो ये माइंड सेट है, ये उस वक्त भी था जिस वक्त आसपा रेप एंड मर्डर केस हुआ। ये माइंड सेट जो है, ये उस वक्त भी था जिस वक्त हमारे यहाँ मलिक मार्केट के अंदर जो है, यहाँ एक कमर्शियल कम्प्लेक्स को जो है सिलेक्टिवली गिराया गया। ये माइंड सेट वही माइंड सेट है जिस माइंड सेट के तहत जो है, आपने देखा होगा कि हमारे एक जर्नलिस्ट भाई अरफाज डैंग साहब का जो मकान है, उसके वालिद साहब का मकान गिराया गया। अरफाज की बात की, अब मुझे सवाल बहुत ज़रूरी पूछना है, क्योंकि वो पिछले 4 महीने लगभग हो गए, वो पिलर टू पोस्ट घूम रहा है कि मुझे इंसाफ मिले। अगर मीडिया कर्मियों को इंसाफ नहीं मिल सकता है तो किसको मिलेगा? कुछ राहत नहीं देख सकते हैं इस किस्म के विक्टिम्स को। एटलीस्ट आप बात कर सकते हैं, एटलीस्ट आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि किस क्वार्टर से हुआ, कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, सिलेक्टिवली क्यों एक फर्द का जो है उसका मकान 40 साल पुराना मकान जो है वो गिराया गया। जम्मू कश्मीर में बजट सेशन चल रहा है, लेकिन लोगों को नाराज़गियाँ हैं, और जो बेरोज़गार नौजवान हैं, डेली यूजर्स की बात की जाए, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि बजट में ये वादा किया गया कि फेज्ड मैनर में उनको रेगुलाइज़ किया जाएगा। काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए इस बजट के दौरान, और काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे। कल आपने देखा होगा किस तरह से बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा ने कहा कि कश्मीरी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इलीगल कब्ज़ा किया हुआ है। उस पर शेख खुर्शीद ने बड़ी बातें उठाई और प्रोटेस्ट किया असेंबली में, जब तक उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। किस तरह देखते हैं कि एक वो हाउस जिसमें लोगों की पॉलिसी के लिए बात की जाए, पॉलिसीज़ बनती हैं उससे, लेकिन वहाँ से सिर्फ वो कम्युनल बातें की जाती हैं, एक कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। आपने प्रोटेस्ट भी किया वहाँ पे, किस तरह देखते हैं? देखिए मसूद साहब, आपने देखा होगा कि शुरू से ही, जब से ये सेशन शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन बेंच के दरमियान जो है, बीच में जो है नोक झोंक हुई। लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके डिफरेंसेस होते हैं, और जिन चीज़ों को असेंबली के अंदर उठाना ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई, कभी कभार ऐसा भी हमें देखने को मिला कि अननेसेसरीली जो है हाउस का वक्त ज़ाया किया गया। तो आपने देखा होगा कि चाहे शुरुआत में जो है बीजेपी और एनसी के मेंबरान जो है एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते थे, या अगर आप आज की बात करें तो आज भी आप देख सकते हैं कि बाहर जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हवाले से जो जम्मू के कुछ तलबा जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। तो उसके बाद बीजेपी के मेंबरान हाउस के अंदर आए, और आखिर में जो है कम से कम आधा घंटा जो है असेंबली का उन्होंने आज ज़ाया किया, ये कह के कि बाहर जो है बच्चों के ऊपर हमला किया गया। तो वो किसको कह रहे थे वहाँ पे? आप देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर या सरकार के पास जो है लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हमने वहाँ पे कहा कि आपको अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप एलजी के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, आप डीजी के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, आप होम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है कि कभी कभार हमें भी लगता है कि वक्त ज़ाया होता है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं
सपोज़ अगर डेली वेजर्स के ऊपर जो है अगर तशद्दुद किया जाता है, अगर हमारे डिफरेंटली एबल्ड जो हमारे लोग हैं यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे थे, या अगर गरीब आवाम जिनके साथ वादा किया गया था कि आपको 200 यूनिट बिजली हम दे देंगे, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एक तो उनके साथ धोखा हुआ, उनको 200 यूनिट बिजली नहीं दी गई, बल्कि अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अगर मीटर्स लगाने के बावजूद उसके बाद अगर उन्होंने जुडिशियस तरीके से जो है बिजली का इस्तेमाल किया, तो उसके बाद जो है ऐसे ही रैंडमली जो है उनको 12 1400 रुपये जो है उनको जुर्माना किया गया। तो इन चीज़ों को लेके अगर हम असेंबली में बात नहीं करेंगे तो कहाँ बात करेंगे? बाहर जाके जो है अफसर लोग जो है वो तो अल्टीमेटली सरकार के मातहत है। तो लिहाजा मिला जुला हमारा इसमें रद्द अमल है कि कभी कभार जो है आप बाउंड होते हैं कि आप असेंबली के अंदर जो है ऑब्जेक्शन करें, आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन कभी कभार अननेसेसरीली भी प्रोटेस्ट होता है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि बीजेपी के एमएलए ने जिस वक्त सारे कश्मीरियों को जो है सारी कश्मीरियों की तज़लील की, हमें जो है नीचा दिखाने की कोशिश की और जो है हमारे ऊपर जो है कश्मीरियों के ऊपर जो है गलत इल्ज़ामात लगाए, हमें जो है लैंड ग्रैबर कहा, तो उसके बाद जो है हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम असेंबली के अंदर जो है इन मसलों को उठाएं। और आपने देखा होगा कि इससे पहले जो है चाहे यहाँ पे आज से 6 साल पहले मेरा ये मानना है कि ये माइंड सेट है ये उस वक्त भी था जिस वक्त आसपा रेप एंड मर्डर केस हुआ। ये माइंड सेट जो है ये उस वक्त भी था जिस वक्त हमारे यहाँ मलिक मार्केट के अंदर जो है यहाँ एक कमर्शियल कम्प्लेक्स को जो है सिलेक्टिवली गिराया गया। ये माइंड सेट वही माइंड सेट है जिस माइंड सेट के तहत जो है आपने देखा होगा कि हमारे एक जर्नलिस्ट भाई अरफाज डैंग साहब का जो मकान है उसके वालिद साहब का मकान गिराया गया। तो लिहाजा हम पे फ़र्ज़ आयद होता है कि इन चीज़ों को जो है हम लाइटली ना लें। हम इन चीज़ों को जो है इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, कुछ अलग अलग किस्म के जो है इनके अगराज़ मकासद होते हैं, तो इन चीज़ों को हाईलाइट करना ज़रूरी होता है। आपने अरफाज की बात की, अब मुझे सवाल बहुत ज़रूरी पूछना है क्योंकि वो पिछले 4 महीने लगभग हो गए वो पिलर टू पोस्ट घूम रहा है कि मुझे इंसाफ मिले। अगर मीडिया कर्मियों को इंसाफ नहीं मिल सकता है तो किसको मिलेगा? वो डिप्टी उन्होंने ऐसे एलिगेशन लगाया कि जो सुरेंद्र चौधरी उन्होंने कहा कि ये ड्रामा बंद करो, वो एक शेड में रह रहा है। देखिए अरफाज डैंग साहब चाहे इल्ज़ाम लगाएं या ना लगाएं, लेकिन एविडेंट है आपके और हमारे सामने है कि जब उनके वालिद साहब का मकान गिराया गया उसके बाद जो है सरकार ने जो है उस सिलसिले में जो है कोई कार्रवाई तो दूर की बात है, उन्होंने अरफाज तक पहुंचने के लिए जो है एटलीस्ट वो उसकी फैमिली तक पहुंच सकते थे और एटलीस्ट वो कुछ अल्टरनेट लैंड उनको फराहम कर सकते थे। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये बदकिस्मती है कि सिलेक्टिव तरीके से उनके मकान को गिराया गया और सरकार ने जो है, अगर सरकार के अंदर विल होती, अगर चीफ मिनिस्टर साहब या जो इलेक्टेड गवर्नमेंट इस वक्त है, हम ये मानते हैं कि उनकी तरफ से ऑर्डर नहीं हुआ होगा कि आप इसका मकान डिमोलिश कीजिए, ये दूसरे क्वार्टर से हुआ होगा जो इस वक्त डुअल कंट्रोल यहाँ पे चल रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप जो है अगर आप कुछ राहत नहीं देख सकते हैं इस किस्म के विक्टिम्स को, एटलीस्ट आप बात कर सकते हैं, एटलीस्ट आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि किस क्वार्टर से हुआ, कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, सिलेक्टिवली क्यों एक फ़र्द का जो है उसका मकान 40 साल पुराना मकान जो है वो गिराया गया। तो लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। आपने देखा होगा चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हों, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हों या इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से जो है उस ज़िम्मन में जो है ना तो कोई इंक्वायरी बिठाई गई और ना ही जो है आपके और हमारे दरमियान जो है सच सामने आया कि किसने किया और किसके कहने पे किया। एटलीस्ट सरकार इतना कर सकती थी। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से बजट में सीएम ने कहा कि हम फेज्ड मैनर में डेली वेजेस को रेगुलराइज करेंगे और वहीं पे उसके बाद ही डेली वेजेस ने प्रोटेस्ट किया, सेक्रेटरीट के बाहर आए, लेकिन एसपीओज़ हैं जो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और हमें कुछ ना कुछ फ़ायदे और मिले। क्या आपको लगता है कि अगर जो जैसे डेली वेजेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो एसपीओज़ का मुद्दा है वो सेंटर के पास है, बीजेपी चाहती तो ये मसले हल करती? देखिए ज़ाहिर सी बात है एसपीओज़ के ऑनरेरियम के हाइक में या उनकी रेगुलराइजेशन के बारे में जो है हम इलेक्टेड सरकार को जो है ज़्यादा जो है उनको अकाउंटेबल नहीं बना सकते हैं। लेकिन डेली वेजर्स जो हैं या जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग स्कीम्स के तहत जो अपॉइंट हुए हैं, तो उनकी ज़िम्मेवारी जो है वो सरकार की ज़िम्मेवारी, इलेक्टेड गवर्नमेंट की ज़िम्मेवारी बनती है। अगर डेली वेजर्स के साथ ये वादा किया गया कि आपको जो है रेगुलराइज़ करेंगे, तो सवाल ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि हम सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप अपने 5 सालों के दौरान चौथे या 5वें साल जो है आप 2000, 4000, 5000 लोगों को जो है रेगुलराइज़ करेंगे, उसके बाद आप उनको सैलरी या उनकी जो एरियर्स वगैरह है वो भी नहीं देंगे, आप उनको ऑर्डर थमा देंगे जब तक आपकी हुकूमत डिज़ॉल्व होगी। उसके बाद उनका क्या होगा क्या नहीं होगा वो अगली हुकूमत पे होगा। क्या ये प्लान है सरकार का, या सरकार के पास कोई ठोस, कोई कंक्रीट जो है
कोई इस ज़मीन में जो है प्रपोजल है, अगर कोई कंक्रीट प्रपोजल है तो सरकार हमें बताए। हमारा तो इसमें सिंपल जो है हमारा ये मानना है कि सरकार एक नंबर सामने लाए, 60,000, 80,000, 1,00,000, कितना नंबर है कॉन्ट्रैक्चुअल और डेली वेजर्स का। और आप ये बताइए कि आप अगर फेजर मैनर में इनको रेगुलराइज करना चाहते हैं तो हमें आप एश्योर कीजिए कि आपका जो आखिरी साल होगा, आपका जो आखिरी महीना होगा, उस दिन जो है आपने लास्ट डेली वेजर को जो है रेगुलराइज किया हुआ होगा विद फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि ये 2,000, 4,000, 10,000 लोगों को रेगुलराइज करेंगे आखिरी साल और उसके बाद जो है आपको पता है वेरिफिकेशंस में जो है 4 महीने 6 महीने उनके गुजरेंगे, उसके बाद उनको तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी, अगली आने वाली सरकार क्या करेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा हम चाहते हैं, हम ये समझ सकते हैं फेजड मैनर में ही अगर सरकार करना चाहती है, लेकिन ऐसा हमें नहीं लग रहा है। अदरवाइज़ अगर फेजड मैनर में रेगुलराइज करना होता तो आज 1.5 साल हो गया सरकार को। एटलीस्ट जो इन 2 सालों का या 1.5 साल का जो परसेंटेज है रेगुलराइजेशन का डेली वेजर्स का, वो तो होना चाहिए था। एटलीस्ट 20%, 25% लोगों को जो है रेगुलराइज होना चाहिए था उस हिसाब से, लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा। तो लिहाजा कहीं ना कहीं जो है चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए, सरकार को चाहिए कि वो सामने आए, एक डाटा लाए। ऐसा नहीं है कि कमेटियां आप बनाएंगे, उसके बाद जो है आप कहते हैं हमने रिपोर्ट सबमिट की, फिर वहाँ से वापस आएगी, फिर एलजी साहब के पास, फिर होम मिनिस्टर साहब के पास, फिर वहाँ से वापस आएगी, फिर क्या आप करेंगे। तो ये टाइम बाइंग टैक्टिक्स जो है सरकार को जो है अवॉइड करनी चाहिए। किस तरह देखते हैं सरकार के परफॉर्मेंस को? जिस तरह से सरकार का दूसरा बजट है और पहले बजट में कहा गया कि रियासत का दर्जा की बहाली होगी, सेकंड बजट में जब एलजी ने खुतबा दिया तो उसमें रियासत के दर्जे के बारे में कोई जिक्र नहीं था। और परफॉर्मेंस क्या है सरकार की, किस तरह देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस अगर सरकार की हम बात करें तो ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है पॉलिटिकल परफॉर्मेंस। आप हमें बताइए 370, 35A, स्टेटहुड, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को रोकने के लिए 300 UAPA केसेस में जो बंद है, सरकार ने कहा था कि हम रिव्यू करवाएंगे। आपका जो यहाँ ये PSA, इसी तरह से जो दूसरे सियासी मुद्दे हैं उन पे आप बताइए कि सरकार ने क्या किया। पावर प्रोजेक्ट्स की वापसी, तो सरकार के पास है क्या कि वो हमें बताए कि हमारा ये रिपोर्ट कार्ड है। पॉलिटिकली जो है सरकार का स्कोर जो है इस वक्त ज़ीरो है। डेवलपमेंट के हवाले से जो है डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो आप खुद समझ सकते हैं, वो तो काउंसिल के वक्त भी या एलजी साहब के वक्त भी जो है डेवलपमेंट हुई, तो उसमें अगर सरकार के पास कुछ 20-30% परफॉर्मेंस अगर सरकार ने की तो वो कोई बड़ा कारनामा, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। वो तो चलता ही रहेगा, लोग टैक्सेस देते रहेंगे, सेंट्रल से स्कीमें या स्टेट से स्कीमें जो हो वो बनती जाएंगी, वो जो है उससे लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता रहेगा। लेकिन इसका कतई ये मानी नहीं है कि हम ये कहें कि सरकार जो है कामयाब है या सरकार ने जो है लोगों की भलाई के लिए कुछ किया। हमारा ये माना है कि पॉलिटिकली सरकार ने कुछ नहीं किया और डेवलपमेंट के हवाले से भी जो है काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस है क्या सरकार। जिस तरह से अब एलिगेशन लग रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नई दिल्ली में कॉम्प्रोमाइज्ड है बीजेपी के साथ, क्या आप ये फील कर रहे हैं हाउस में बैठ के, हाउस से बाहर आप जब रह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो बैकएंड से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी एक ही है, वो मिली जुली बातें चल रही हैं? ऑनेस्टली कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है। चाहे आप ये देख लें कि किस तरह से जो है अपीज़ किया जाता है बीजेपी को हर तरीके से, चाहे आप ये देख लें कि जो अलायंस पार्टनर हैं इस वक्त कांग्रेस, उनको जो है राज्यसभा के इलेक्शंस के वक्त जो है उनको सेफ सीट नहीं दी गई। आप ये देख सकते हैं कि उनको जो है आज ट्रेजरी बेंच से उठा के जो है अपोजिशन के बेंच में डाला गया। आप ये देख सकते हैं कि असेंबली के अंदर जब बात करनी होती है तो उस वक्त भी जो है फेयर वक्त उनको नहीं दिया जाता है, जो कि उनका इल्ज़ाम है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से कभी कभार जब कोई सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं तो उन पे जो है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कहीं ना कहीं जो है आप देख लीजिए कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है। सपोज़ अगर हम कल की बात करें, जिस वक्त हमने बीजेपी के एमएलए को कहा कि आप माफ़ी मांगिए और जो इन्होंने लैंड रिट्रीव की है वो आप ये लैंड जो उन्होंने ग्रैब किया है उसको आप कैसे रिट्रीव करा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से जो है कोई सीरियसनेस हमें देखने को नहीं मिली। अदरवाइज़ सरकार ड्यूटी बाउंड है, सरकार पे फ़र्ज़ आयद होता है कि वो हमें जवाब देते, वो हमें कहते कि अगर किसी बीजेपी के मेंबर ने जो है अगर इलीगल इंक्रोचमेंट किया तो हम किस तरह से वसूल करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो लिहाजा कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ड हैं, चाहे राज्यसभा के इलेक्शन से लेके आज तक अगर डिफरेंट जो भी जो पॉलिटिकल स्टेप्स जो है आगे जो चल रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं हमें लग रहा है। लेकिन
हमारा ये मानना है कि अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए अगर आपको जो है कोई अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आप ओपन आके जो है आप खुले मैदान में आके ये कहिए कि हमें ये चीज़ें जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है हम ये चीज़ें जो है आपको बेनिफिट कर रहे हैं, आपको जो है पॉलिटिकली या डेवलपमेंट के हवाले से ये चीज़ दे रहे हैं, और ओपनली उनको आना चाहिए। फिर ये ऐसे जो है ये मतलब ये बैक चैनल जो ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है, इससे नुकसान ही होगा। ऊपर से हमारा ये फर्म मानना है कि बीजेपी इनको एक्सपोज करेगी और कुछ नहीं देगी। लेकिन ये बताइए कि जैसे आप मतलब आपकी जमात हो या पीडीपी की बात करें या फिर सज्जाद लोन की बात करें, 370 पे बात होती है, हमारी रियासत को वापस मिलनी चाहिए उस पर बात होती है। पिछले साल एनसी के एमएलएज हमेशा ये बोलते थे 370 रियासत का दर्जा, लेकिन अब ये कहीं नहीं दिख रहा है कि वो बयानबाजी करें इस तरह की। बिल्कुल, इस सेशन के दौरान तो उन्होंने बात ही नहीं की। जब यहीं से कभी बात उठती है तब जाके वो जो है फिर बात मिलाते हैं, लेकिन कोई सीरियसनेस नहीं है हमारा। हमने तो फ्रॉम डे फर्स्ट कहा, जिस वक्त श्रीनगर में जब इंट्रोडक्टरी सेशन जिस वक्त हुआ तो उसके दौरान उन्होंने जो एक कमज़ोर रेजोल्यूशन लाया, हालांकि हमने सपोर्ट भी किया उस वक्त, लेकिन हमने फिर गुजारिश की उस वक्त उमर साहब को, सरकार को, कि आप जो है आप एक मजबूत रेजोल्यूशन लाइए, लेकिन नहीं लाया। उसके बाद चलिए वो रेजोल्यूशन तो गया, उसके बाद आप बताइए कि किन पॉलिटिकल सियासी मुद्दों को लेके जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है असेंबली के अंदर कोई बात कही या कोई रेजोल्यूशन लाया या कोई बिल लाई, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल मसले को लेकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक सरकार ने जो है कोई स्टेप नहीं उठाया, 0 स्टेप्स। आप ही बताइए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप जो है एक मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, आपसे ही मैं पूछना चाहता हूँ, आप हमें बताइए कि किस पॉलिटिकल मुद्दे को लेके जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या सरकार ने जो है कोई स्टेप उठाया, किसी मामले को लेके जो है कोई कदम नहीं उठाया। जिस तरह आप बात कर रहे हैं इसी तरह भाजपा ने कहा कि एनसीए ने मैनिफेस्टो में जो लिखा वो दिया नहीं, और उमर साहब का एक जवाब था कि मुझे गलती हुई, मैंने मैनिफेस्टो बनाया। वो तो उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों से अगर हम इस सेशन की बात करें तो इस सेशन के दौरान 2 ऐसे बयान थे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के जिससे एज ए लेजिस्लेटर, एज एन एमएलए में काफ़ी मायूस हुआ, एज ए कश्मीरी मैं कहूँगा मायूस हुआ। एक तो ये कि जो उन्होंने कहा कि मैं कान पकड़ता हूँ कि आज के बाद मैं कभी मैनिफेस्टो नहीं बनाऊँगा, तो लिहाजा ये दर्शाता है कि अगर उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था, हमें ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस या चीफ मिनिस्टर साहब जो है बिल्कुल यही बात कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए था मैनिफेस्टो बनाना, या मैंने मैनिफेस्टो बना के गलती की। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि शायद 4 साल या 5 साल बाद जो है वो इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी और पहले ही साल या 2 साल के अंदर उन्होंने जो है एडमिट किया, इससे हम काफ़ी मायूस हुए। और दूसरा, जो उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, गरीब आवाम के साथ जो सबसे बड़ा धोखा हुआ वो है जो 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की बात कही गई थी। सबसे पहले तो APL या BPL कैटेगरी को जो है उससे जो है उसमें एग्जम्प्ट किया गया, उसके बाद जो मखसूस सिर्फ AAY तबके तक जो है इसको ये जो है सिर्फ रखा गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहा गया फिर चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कि मैंने चालाकी से जो मरकज़ी जो स्कीम है प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना जो है उसके साथ इंटीग्रेट करके हम AAY कैटेगरी के लोगों को जो है मुफ्त बिजली देंगे, और हमने ये चालाकी से जो है ये फ्रेम किया। तो वो भी उससे भी ज़ाती तौर या एज ए लेजिस्लेटर में काफ़ी जो है मैं डिसअपॉइंट हुआ कि चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं चाहिए था इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना कि वो लोगों के साथ भी जो है गरीब लोगों के साथ चालाकी कर सकते हैं। हालांकि अगर उस स्कीम से AAY कैटेगरी के लोगों को फ़ायदा होता तो हम मानते, लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस स्कीम के तहत बेनिफिट करने की बात कही गई उसमें भी कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक मार्जिन मनी जो है AAY कैटेगरी के लोगों को जो है पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो लिहाजा ओवरऑल हम बिल्कुल काफ़ी मायूस हैं। तो एज एन अपोजिशन, एज ए कश्मीरी, लेकिन गरीब लोगों के लिए जो है कम से कम एटलीस्ट सरकार को चाहिए कि वो सोचे, सिर्फ ये कह के महज के हम 6 गैस सिलेंडर्स आपको देंगे और उसके बाद उनका MLA आके जो है ये कहता है कि ये भी काफ़ी है गरीब लोगों के लिए, ये भी काफ़ी है, ये 6 सिलेंडर में नहीं जलाते। लेकिन जब मैनिफेस्टो बना उस टाइम तो उन्होंने कहा था कि 12 ये कहा गया था कि सारे लोगों को देंगे। उस वक्त ये कहा गया 12 सिलेंडर देंगे और सारे लोगों को देंगे। उस वक्त ये कहा गया कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे और सारे लोगों को देंगे। उस वक्त ये नहीं कहा गया कि हम सिर्फ AAY कैटेगरी के लोगों को देंगे। यही तो धोखा है। या अगर आप पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों के साथ जो वादा किया गया कि आपको 1 लाख नौकरियां देंगे, तो कहाँ हैं नौकरियां? या ये वादा किया गया कि SSRB और PSC के जो आप फॉर्म्स जो आप भरते हैं वहाँ पे जो है आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं करेंगे।
जो इस वक्त ज़्यादा उछलते कूदते हैं, जो उनके जो MLAs हैं, जो जिन्होंने उस वक्त मैनिफेस्टो को जो है उस वक्त कंपाइल किया, फ्रेम किया, उस वक्त जब वो मीडिया में दिखा रहे थे, आपको भी चाहिए एज जर्नलिस्ट, एज मीडिया, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप वो क्लिप्स निकालिए जिस वक्त वो काफ़ी जो है लाइमलाइट में आए और उन्होंने जो है जिस वक्त वो क्रेडिट ले रहे थे कि ये जो है हमारा मैनिफेस्टो है। आज वो उस मैनिफेस्टो पे क्यों बात नहीं करते? एटलीस्ट मैं तो कहता हूँ कम से कम आप बताइए कि खुदारा जो हमारे पढ़े लिखे जो बेरोज़गार नौजवान अगर नौकरी ढूंढते हैं, आप उनसे 50 करोड़ रुपए जो है आप फीस वसूल करते हैं, फिर नौकरी देते हैं नहीं देते हैं वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये मुझे आप बताइए कि अगर APL कैटेगरी से अगर किसी गेजेटेड ऑफिसर का बच्चा भी अगर 5-6 फार्म से ज़्यादा क्या वो अफोर्ड कर सकता है? अगर 1000 2,000 रुपये अगर एक फार्म के लिए SSRB या PSC फार्म भरने के लिए जो है अगर उसे फ़ी चार्ज किया जाए तो मुझे बताइए कि 4-5 फार्म से एक साल के अंदर जो है उससे ज़्यादा कोई फार्म नहीं भर सकता है। एक तो APL कैटेगरी की हम बात करते हैं, BPL और AAY की बात ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मायूसी है। इसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए? जिस तरह से स्कैम हुए, फॉर्म भरे, फिर फॉर्म भरे, फिर स्कैम हुए। सिंपली गवर्नमेंट को चाहिए कि फ्री करे। आप मुझे बताइए, इतना पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर इतना खर्चा होता है। आप ये देख लीजिए कि जो नॉन एंटाइटल्ड लोग हैं, जो एंटाइटल्ड नहीं है एकोमोडेशन के लिए, गाड़ियों के लिए, दूसरे अखराजात के लिए, उसके ऊपर जो है आप सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं एनुअली। तो पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों के लिए आप 40-50 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं एनुअली। सरकार को चाहिए कि सिंपली इसमें जो है फ़ी एग्जम्पशन होना चाहिए। मैंने एक सवाल पूछा था, यहाँ BJP के एक मेंबर हैं जिसने 6 साल से जो है कब्जा किया है एक गेस्ट हाउस को। वही मैं कह रहा था। हाँ, जावेद कुरैशी के पास क्वार्टर है। और आज मैंने एक सवाल, एक एडिशनल सवाल उसमें पूछा कि हमारे जहन में यह आया कि क्या उस क्वार्टर की जो बिजली जो है उसका जो बिजली कनेक्शन है, क्या वो बिजली फीस वहाँ भरते हैं? तो जवाब आया कि 5 लाख रुपए जो है वाजिब अदा है, 5 लाख रुपए। मुझे बताइए, आप जब आप एक फेल्ड पॉलिटिशियन को, एक जोकर को अगर आप उसको जो है कम से कम 30-40 लाख रुपए जो है उसके पास रेंट बकाया है, इस वक्त वाजिब अदा है, उसके पास 5 लाख रुपए जो है बिजली फीस उस हट का बकाया है। तो मुझे बताइए, पढ़ा लिखा जो हमारा बेरोज़गार नौजवान बेचारा है, उसके लिए आपके पास जो है क्या 1000 रुपये नहीं है? कम से कम जिस एग्ज़ाम में वो अपीयर होता है, सरकारी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो है आप वहाँ पे जो है ऑफशेट करवा सकते हैं, उनसे जो एग्ज़ाम आप कंडक्ट कर सकते हैं। आप पॉलिसी चेंज कीजिए। आज ऑनलाइन का ज़माना है, अगर ऑफलाइन में भी एग्ज़ाम्स होंगे तो 50-100 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा एक एग्ज़ाम का, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। तो वहाँ पे आप 1000 2,000 रुपये जो है रेवेन्यू जो है जनरेट करने के चक्कर में जो है आप पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों से जो है चार्ज करते हैं, जबकि सरकारी अफसरों के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर आप इतना खर्च करते हैं। और वो भी मैक्सिमम जो है नॉन एंटाइटल्ड लोग, जो कि एंटाइटल्ड नहीं है, जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है नहीं, या तो रिटायर्ड हैं, या तो एक्स MLAs मिनिस्टर्स हैं, या सिटिंग MLAs के ऊपर भी अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे अखराजात जो है, ऐसे अखराजात खर्च किए जाते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं। ये मेरा मानना। लेकिन जो आपने बात की, जो BJP के लीडर हैं जावेद कुरैशी, आपने पूछा कि उस किस बेस पे उसको हट मिला है वहाँ पे सरकार? बिल्कुल, हमने पूछा, उन्होंने वहाँ से जवाब आया कि इलीगली ऑक्यूपाई किया है। यही तो अलमिया तो यही है मसूद साहब कि हमारा पढ़ा लिखा बेरोज़गार नौजवान जो नौकरी ढूंढता है उसको आप 1000 रुपये उसका फ़ीस आप जो है वो आप वेव ऑफ नहीं कर सकते। हमारा पढ़ा लिखा नौजवान बेरोज़गार अगर किसी फिशरीज़ नाले के अंदर जो है अगर वो एक बोरी रेत या बजरी अगर वो लिफ्ट करने की कोशिश करता है तो यही फिशरीज डिपार्टमेंट जो है 1000-2000 रुपये जुर्माना करता है, उसको FIR देता है। लेकिन जब एक पॉलिटिशियन उनका एक बड़ा एसेट इलीगली जो है ऑक्यूपाई करता है, उसको जो है उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते हैं, वहाँ आप नहीं लिखते हैं पुलिस को, वहाँ आप FIR के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। हमारा बिजली डिपार्टमेंट जो ये कह के कि एक AAY कंज्यूमर ने जो है 300 रुपये से कम बिजली एक महीने का जो है खर्च किया, उसके बाद जो है आप फ्लैट उसको जो है आप चार्ज करते हो 1200-1400 रुपये या आप जुर्माना करते हो। लेकिन वहीं जाके एक फेल्ड पॉलिटिशियन जो है उसके पास 5 लाख रुपए जो है वाजिब अदा है, तो उसका कनेक्शन आप काटते हो गरीब शख्स का, जिसके 4000-5000 रुपये वाजिब अदा होते हैं। लेकिन जिसने 5 लाख रुपए जो है
जिसने हड़पा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हम सरकार से पूछना चाहते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे तो आपको स्टेट और यूटी का मसला नहीं है आपके सामने, आप अगर चाहें तो इन चीज़ों का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, आप इन्हीं चीज़ों को देख लीजिए, आप इन चीज़ों को देख लीजिए। आपके स्टेट्स डिपार्टमेंट, हॉस्पिटलिटी प्रोटोकॉल या अदर एसेट जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, कम से कम करोड़ों रुपए जो है इस वक्त वहाँ पे जो है वाजिबुल अदा है। आप वो वसूल कीजिए, गरीब स्टूडेंट्स को दे दीजिए, गरीब आवाम को दे दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें जो है आपको एलजी क्या करेगा, इसमें होम मिनिस्टर क्या करेगा, इसमें जो है आपको स्टेटहुड का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो ये स्टेप्स आप उठा सकते हैं, लेकिन अब आप जो है आप खा भी गफलत में, आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप जो है सोए हुए हैं कि कब स्टेटहुड वापस आएगी, उसके बाद हम काम करेंगे। इससे जो मुझे लगता लेकिन ये है कि जो सरकार है वो कहती है कि स्टेट मिलेगी तो हम काम करेंगे, लेकिन उन पर एलिगेशन लगे कि जो उनका एडवाइज़र, सीएम का एडवाइज़र है नासिर सुगामी, उनको कैबिनेट का रैंक मिलता है और किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जब किसी का काम करना होता है वो कहते हैं हमारे पास कोई अथॉरिटीज़ नहीं है, कोई पावर्स नहीं है। बिल्कुल। तो किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को आप? उसके बेटे को स्टेट अवार्ड मिलता है, वहीद परा ने उठाया कि जो पहलगाम में जिसने बाहर के लोगों को बचाया उसको स्टेट अवार्ड क्यों नहीं मिला, नासिर सुगामी के बेटे को स्टेट अवार्ड कैसे मिला? सही, यही तो बिल्कुल ये अवाम का सवाल है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का सवाल है, हमारा भी सवाल है। हम भी पूछना चाहते हैं कि जब आपको जो है एडवाइज़र साहब को जो है कैबिनेट स्टेटस देना होता है, तब जो है तब कोई रुकावट नहीं है आपके सामने। जब आपको जो है अवार्ड्स देने होते हैं अपने मंजूरी नज़र लोगों को, तो है उस वक्त जो है कोई रुकावट नहीं है। जब आपको जो है अपने जो आपके जो एमएलएज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या आपके जो कारकुन हैं, या आपके जो फेवरेट ऑफिसर्स हैं, जब आपको उनको पर्क्स प्रिविलेजेस देनी होती है, तब जो है कोई रुकावट नहीं है। तो गरीब लोगों के वक्त क्यों आप कहते हैं कि या पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों के वक्त, या जो हमारे डेली वेजर्स या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, उस वक्त आप क्यों कहते हैं कि हम यूटी हैं, पहले स्टेटहुड हमें मिले, उसके बाद जो है हम काम करेंगे? मुझे लगता है ये बहाना है, और एक अच्छा बहाना मिला है। लेकिन इस ज़मन में हमारी मरकज़ी सरकार को भी गुजारिश होगी कि आप मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को बहाल कीजिए। आप इसको ईगो और अन्ना का मसला मत बनाइए। इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग जो है, जम्मू कश्मीर की आवाम सफ़र कर रही है, तो हम उम्मीद करेंगे कि स्टेटहुड वापस मिले। लेकिन साथ ही साथ ये भी उम्मीद करेंगे कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं मिलती है, तब तक जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब के हद इख्तियार में है, कम से कम एटलीस्ट वो जो है वो चीज़ें करके दिखाएंगी। जिस तरह से बाकी यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, जिस तरह से दिल्ली में, अगर इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी की हुकूमत थी, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में काफ़ी रिफॉर्मेशंस की, चाहे फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे के, चाहे फ्री पानी दे के, और वो भी दिल्ली जैसी जो कंजस्टेड एक बड़ा शहर है, जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे जब आप इस तरह से जो है रिफॉर्म्स कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं? तो हम उम्मीद करेंगे कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो कम से कम जो है इन चीज़ों का जो है नोटिस लेंगे। जिस तरह से अभी सरकार के लगभग 1.25 साल पूरा हुआ है, सेंटीमेंट क्या है कश्मीर में? जिस तरह से कश्मीर ने मेजॉरिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीटें दी कि ताकि वो ऐवान में बात करे कश्मीरियों की, आज क्या कश्मीर कह रहा है? मायूसी है, आप खुद देख सकते हैं। वो तो आप देख लीजिए कि जो चीफ मिनिस्टर साहब की जो अपनी सीट थी, बड़गाम की सीट, वहाँ से उन्होंने बुरी तरह से हारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। तो लिहाजा सेंटिमेंट क्या है, वो तो मुझे लगता है कि बड़गाम बाई इलेक्शंस के वक्त जो है वो सामने आया। आप यहाँ देख सकते हैं कि जम्मू के अंदर जो है बीजेपी ने जो एक सीट पे जो उनकी जो एक सीट थी, नगरोटा सीट, वहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कंफर्टेबली जीता। बावजूद इसके कि यहाँ पे भी काम नहीं हुआ, बावजूद इसके कि यहाँ पे आके भी जो है बीजेपी ने कोई डिलीवर नहीं किया, या यहाँ पे हमें स्टेटहुड वापस नहीं मिली, यहाँ पे भी लोगों के काम नहीं हुए। हमारा ये मन है, बट जो पॉलिटिकली जो लोगों की नब्ज़ है, जो आपके लोग हैं, जो आपकी आवाम है, उस एक पॉलिटिशियन को चाहिए कि वो उनकी नब्ज़ को पकड़े। तो बीजेपी जो है काफ़ी माहिर है जम्मू के अंदर, जो है अपना जो इनका वोटर है उसको जो है वो पॉलिटिकली मायूस नहीं करते हैं। सपोज़ जैसा कि मैंने जिक्र किया, आज जो है बीजेपी के पास लॉ एंड ऑर्डर है, एलजी इनका है, डीजी इनका है, होम मिनिस्टर इनका है, लेकिन जिस वक्त नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की डिमांड के दौरान स्टूडेंट्स के ऊपर हमला होता है, अंदर आके बीजेपी के लोग जो है वो हंगामा करते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने ही करवाया। ठीक है,
लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने बात की। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और हमारी सरकार, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी तरह खामोश नहीं बैठे। तो ये है फ़र्क जम्मू और कश्मीर के दरमियान। तो हमारी कोई उमर साहब के साथ या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हम ये समझ सकते हैं कि इस वक्त जो है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके जो है दिक्कतें हैं, हर्डल्स हैं, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन ज़ुबान तो मुंह में है, एटलीस्ट बात तो कर सकते हैं। कम से कम अगर जब हमारे वज़ीर आला साहब उर्दू ज़बान में अपने दफ्तर के बाहर बोर्ड उर्दू ज़बान में लगाने से भी हिचकिचाएंगे, तो हाल तो यही होगा। जब हमारी सरकार, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जब यहाँ पे जो है अगर कहीं किसी एम्प्लॉई को टर्मिनेट किया जाता है, जब वो उस पर बात नहीं करते हैं, या अगर सोपोर के अंदर या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है इस इलेक्टेड हुकूमत के दौरान 2 किलिंग्स हुई, जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उन विक्टिम फैमिलीज़ को जो है SRO नहीं दे सके। मैंने जब सवाल पूछा तो कहा गया कि SRO 43 जो है वो हमें पर्टेन नहीं करता है, वो LG साहब के पास है, हमें जो है इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। रिजेक्ट किया गया सवाल को। ठीक है, हमारा मानना है कि अगर आप ये कहते हैं तो 5 मिनट के लिए हम मानते हैं कि आप सही हैं। लेकिन मुझे बताए, चीफ मिनिस्टर साहब के पास जो है, उनके पास चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड होता है, कम से कम वो उन फैमिलीज़ तक तो जा सकते थे। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से एटलीस्ट एक टोकन जो है, एक टोकन मनी जो है वहाँ पे एटलीस्ट उन फैमिलीज़ को थमा सकते थे। लेकिन उन्होंने गवारा नहीं किया, उन्होंने हाउस के अंदर कोई बात नहीं की। उन्होंने क्या कभी होम मिनिस्टर के साथ, LG के साथ या किसी के साथ इस मसले को उठाया? नहीं उठाया। यही चीज़ अगर यहाँ BJP के साथ होती है तो कम से कम वो आवाज़ उठा रहे, वो इस बारे में खामोश नहीं होते हैं अगर उनके सेंटिमेंट को कहीं हर्ट होता है। तो हमारा गिला यही है चीफ मिनिस्टर साहब से कि अगर आप कुछ डिलीवर कर सकें ना कर सकें, आप 200 यूनिट बिजली दे सकें ना दे सकें, आप 1 लाख नौकरियां दे सकें ना दे सकें, लेकिन आप बात कीजिए। आप कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों का जो सेंटिमेंट है आप उसको हर्ट मत कीजिए। लेकिन ये बताइए कि लगभग 1.5 साल हो गया, 3.5 साल बचे। मैं वो भी देख रहा था ज़माना जब PDP को मेजॉरिटी में सीट्स मिली, अब 3 या 4 सीटें मिली हैं। तो अभी जो कश्मीर के सेंटिमेंट है वो अगेंस्ट NCA माहौल बन रहा है। क्या आपको लगता है कौन थर्ड ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि कश्मीर के पास या तो PDP है या तो NCA है, क्योंकि कांग्रेस के पास इतनी मेजॉरिटी में सीट्स नहीं है, लोग चाहते नहीं हैं, माहौल नहीं बन रहा है वैसा। यही 2 लोग वहाँ पे रूल कर रहे हैं। कभी कश्मीरी NCA को वोट देता है, कभी PDP को वोट मुझे देता लगता है कि आने वाला वक्त जो है वो खुद बताएगा। देखिए, आपने जो है 2024 का जो मार्च तक आपने ये नहीं सोचा होता कि नॉर्थ कश्मीर से जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है एक बड़े मार्जिन के साथ जो है इलेक्शन हारेंगे और इंजीनियर रशीद साहब जो है वो वहाँ से इलेक्शन जीतेंगे। तो लिहाजा लोग जो है डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में जो है अल्टीमेटली जो है लोग सबसे बेस्ट जज होते हैं, लोगों को डिसाइड करना होता है। तो ये कहना अभी मुझे लगता है कि प्रीमेच्योर होगा कि सिर्फ 2 ही ऑप्शन जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है। तो आने वाला वक्त बताएगा, लोगों के पास अच्छे ऑप्शंस हैं। जो छोटी पार्टियां हैं, अगर हम अपनी पार्टी की बात करें, मेरी जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है, हमने जो है इन बुरे हालात में भी जो है हमने PDP से ज़्यादा वोट शेयर लिया वादी के अंदर उस वक्त। तो लिहाजा ये कहना कि सिर्फ PDP ही ऑप्शन है, ये गलत होगा। इसके अलावा इस वक्त जो है जो वोटर है वो काफ़ी शातिर है, वो काफ़ी चालाक है, वो काफ़ी पॉलिटिकली जो है काफ़ी मैच्योर है। अब आज वो ज़माना नहीं है कि अब आंख बंद करके जो है लोग वोट करते हैं। तो उनके पास और भी ऑप्शंस हैं। पढ़े लिखे लोगों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को, जो ईमानदार लोग हैं, उनको जो है लोग मौका देंगे, चाहे वो छोटी पार्टियों की सूरत में हो, चाहे इंडिपेंडेंट्स की सूरत में हो। तो लोगों के पास ऑप्शन ही ऑप्शन होंगे जो आइंदा आने वाला वक्त होगा। लिहाजा ये कहना मुझे लगता है कि प्रीमेच्योर होगा कि सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं। ये बताइए कि महराज मलिक जो है अब उससे मिले कुटवा जेल में, अभी लगभग 6 महीने हो रहे हैं शायद, तो वो अभी भी अंदर है। उनका बजट पेश हुआ, बजट पे क्या बात थी, हम उनसे क्या चाहिए था वहाँ पे, उस पर मतलब आप लोगों ने बातें उठाई, लेकिन CM साहब ने कुछ नहीं कहा उस पर, या NC पार्टी ने कुछ नहीं कहा उसने। ये भी एक अहम इशू है जो मैं अभी जिक्र कर रहा था। ये भी उसका ही एक पहलू है कि अगर हमारी सरकार का या अगर हाउस का एक ऑनरेबल मेंबर जो है, एक इलेक्टेड मेंबर जो है, अगर उसके ऊपर PSA लगता है तो लीडर ऑफ हाउस या जो स्पीकर साहब हैं वो खामोश बैठे।
उन्होंने जो है इस ज़मीन में कुछ नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि एटलीस्ट अगर कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन एटलीस्ट लिख तो सकते थे एलजी को कि ये यहाँ पे हाउस की जो है ये डिज़ायर है कि आप महराज मलिक साहब को जो है आप उसको रिलीज़ कीजिए, आप उसको हाउस में आने की इजाज़त दे दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एटलीस्ट अगर कुछ नहीं कर सकते थे तो कम से कम हमारा ये मानना है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब एक ऑल पार्टी मीटिंग कर सकते थे, या इस वक्त एक ऑल पार्टी जो है एक डेलीगेशन जो है कम से कम कठुआ जेल भेज सकते थे, डीजी साहब को लिख के कि हमें मुलाकात वहाँ पे दे दीजिए, और कम से कम उसके साथ बात होती। कम से कम वो हमारा जो ऑनरेबल मेंबर, हमारा जो साथी है, वो एलिनेटेड महसूस नहीं करता, या उसकी जो आवाम है वो भी एकोमोडेटिव महसूस करती। या चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए था कि आज अगर 6 महीने हो गए या 8 महीने हो गए, कम से कम उनको चाहिए था कि वो आज तक डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में, महराज मलिक साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 बार वो वहाँ पे अगर खुद जाते, वहाँ पे पब्लिक दरबार करते, वहाँ पे मिनिस्टर्स को भेजते, वहाँ पे फिर लोगों को ये कहते, एक एहसास दिलाते कि आपका नुमाइंदा जो है वो इस वक्त अगर जेल के अंदर है, हमने उसको वहाँ बंद नहीं रखा है, हम चाहते हैं कि वो रिलीज़ हो, लेकिन आप लोग सफ़र ना करें, आपका मैंडेट सफ़र ना करे, कम से कम हम यहाँ पे जो है रेगुलरली अवामी दरबार करेंगे, पब्लिक दरबार करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो हमारा ये मानना है कि वो चीफ मिनिस्टर साहब जिन्होंने एक वक्त, जिस वक्त उन्होंने इलेक्शन हारा, उस वक्त उन्होंने नॉर्थ कश्मीर के लोगों को ये ताना दिया कि आपका वोट जो है ये ज़ाया हुआ, आप रिप्रेजेंटेशन लेस रहेंगे। हम आज उनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर महराज मलिक साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जो आज सफ़र करती है, तो आपने आज तक क्या किया? आपने हाउस के अंदर बात नहीं की, आपने हाउस के बाहर बात नहीं की। लेकिन कम से कम हमारी आपसे गुजारिश है कि आप जब तक महराज मलिक साहब बाहर आते हैं, तब तक आप कम से कम एक रोस्टर बनाइए, मंथली बेसिस पे आप एक मिनिस्टर को जो है डोडा डिप्यूट कीजिए, ताकि लोगों के मसले मसाइल वहाँ हल हों, लोग जो हैं वो वहाँ पे सफ़र ना करें। तब जाके हम मानेंगे कि बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब या सरकार के हाथ में जो है ये नहीं था। लेकिन एटलीस्ट उन्होंने लोगों को जो है, डोडा के लोगों को एलिनेटेड महसूस नहीं होने दिया। तो ये आपके थ्रू हम चीफ मिनिस्टर साहब से ये अपील करते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि वो इन चीज़ों का जो है जायज़ा लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद बात करने के लिए। जम्मू कश्मीर में जो बजट पेश हुआ उसको लेकर बातचीत की। एमएलए महराज मलिक इन्हीं के साथ ही बंद है, उस पर चीफ मिनिस्टर ने कोई बात नहीं की, स्पीकर ने कोई बात नहीं की। वो सवाल पूछा, आप किस हद तक सहमत हैं? क्या आपका सोच विचार है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।